हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके इस कोर्स में आगे जाके समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमको ये कुछ टर्म्स और कंसेप्ट अगर हम समझते हैं तो हमको आसानी रहेगा आगे इस कोर्स को समझने में। इस कोर्स में जो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, उनमें सबसे पहला टर्म्स जो आता है वो है मार्केटिंग। हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं और इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग से पहले मार्केटिंग हमारे दिमाग में आता है। तो सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है उसको जान लेते हैं। इट encompasses a series of activities involved in moving the goods from the point of production to the point of consumption। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जो किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को उसके प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट या एंड यूजर तक ले जाने का काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। अगला जो टर्म है वो है सेलिंग। जनरली आप सेलिंग और मार्केटिंग का नाम सुनते हैं और कंफ्यूज भी होते होंगे कि सेलिंग किसे कहते हैं, मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो सेलिंग क्या होता है जान लेते हैं पहले कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। तो जो किसी गुड्स और सर्विसेज का जो ओनरशिप है उसको आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास या एक फर्म से दूसरे फर्म के पास अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग। मींस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन इज सेलिंग। तो सेलिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, while marketing is a broader term which includes the selling। नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ते हैं, मार्केट। मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस कोर्स में, क्योंकि आपको हर जगह जो है मार्केट सुनने को मिलेगा। तो मार्केट होता क्या है? Market basically a place or a platform where goods are bought and sold or buyers and sellers are interact for the goods। एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग जो फंक्शन उसको फुलफिल करते हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेस या प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं मार्केट को। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? जो मार्केटिंग में हम किसी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान या प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट तक लेके जा रहे थे, उस मार्केटिंग प्रोसेस को जब हम एग्रीकल्चर गुड्स और सर्विसेज के साथ अप्लाई करते हैं, उनके साथ डील करते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बेसिकली व्हाट इज इट? इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, एजेंसीज एंड पॉलिसीज involved in the procurement of farm inputs by farmers, movement of agriculture products from producer to ultimate consumer। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्टडी है सभी एक्टिविटीज का, ऐसी एजेंसीज का और ऐसी पॉलिसीज का जो फार्म इनपुट्स को प्रोक्योरमेंट करता है फार्मर्स के द्वारा, या फार्मर्स कैसे प्रोक्योर करता है फार्म इनपुट्स को और कैसे यूटिलाइज करता है फार्म पे। उसके बाद में जब फार्म पे प्रोड्यूस हो जाता है या उस पर प्रोडक्शन लेता है, तो उस प्रोडक्शन को कैसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी स्टडी को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर सर्विसेज, एग्रीकल्चर इनपुट्स के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केटिंग इंटीग्रेशन। मार्केटिंग इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है जनरली कि क्या होता है। तो it refers to the expansion of firms by consolidating additional marketing functions or activities under single management। कोई भी जो फर्म है, बिजनेस फर्म है, वो ऑलरेडी मार्केट में अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन वो अपने अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। वो कुछ एक और एडिशनल फंक्शन या एक्टिविटी को स्टार्ट करता है, कंसोलिडेट जो है वो करता है, अपने अंदर एक और एक्टिविटी ले लेता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई भी एक फर्म है जो ऑलरेडी होलसेलिंग में डील कर रहा है, होलसेलिंग में उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसको लगता है कि अब मैं रिटेलिंग भी करने लग जाऊँ, अलग अलग पॉइंट्स बना के, बूथ बना के, रिटेल आउटलेट बना के, तो मुझे ज़्यादा बिजनेस हो सकता है। तो वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रिटेलिंग फंक्शन भी वो अज्यूम कर लेता है, स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी मार्केट इंटीग्रेशन तीन प्रकार का होता है, जिसको हम सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उसका मतलब समझ रहे हैं। तो मार्केट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज एक्सपेंशन ऑफ फर्म्स बाय एडिशनल मार्केटिंग फंक्शन और एक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। Next important term is marketing efficiency। Marketing efficiency means efficiency in marketing functions या marketing activities। बेसिकली हम कैसे, जो एफिशिएंसी मतलब क्या डिनोट करता है जनरली? इफेक्टिवनेस। मिनिमम आउटपुट पे हम कैसे जो है हमारे जो रिजल्ट उसको अचीव करें, मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम रिसोर्सेज से।
ठीक है। तो इन केस ऑफ मार्केटिंग इट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ मार्केट आउटपुट टू द मार्केट इनपुट। जो मार्केटिंग इनपुट है और मार्केटिंग आउटपुट है उसका जो रेशियो होता है उसी को मार्केटिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग आउटपुट क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और मार्केटिंग इनपुट क्या है? कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज या मार्केटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन पार्टीज। मतलब दो पार्टीज हो सकती है, कोई भी दो इंडिविजुअल हो सकते हैं, दो फर्म्स हो सकती है, दो स्टेट हो सकते हैं, दो कंट्रीज हो सकती है, उनके बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज होता है तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं जनरली। इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एट इधर होलसेल और रिटेल लेवल विद इन ए कंट्री, बिटवीन कंट्रीज लाइक डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एटसेट्रा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने नाम सुना कि गवर्नमेंट जो है अपनी जनता को, अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सहारा लेती है। इट इज एन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन ऑफ शॉप्स entrusted with the work of distributing basic food and non-food commodities to the needy section of the society at very cheap prices। ये फेयर प्राइस शॉप्स का नाम आपने सुना है, उचित मूल्य की दुकान जो जिनको आप बोलते हो। वहाँ पे गवर्नमेंट की शॉप्स होती है, उनका एक चेन होता है, एक नेटवर्क होता है, उसके थ्रू लोगों को जो है फूड और नॉन फूड आइटम्स को चीपली अवेलेबल करवाता है लोगों को, उसको बोलते हैं पीडीएस सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग बहुत ही इमर्जिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स। ये क्या होता है पहले जान लेते हैं। इट इज ए सिस्टम थ्रू विच ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स जॉइन टुगेदर टू कैरी ऑन सम और ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ब्रिंगिंग गुड्स टू कंज्यूमर। कहने का मतलब कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऐसे सोसाइटीज होती है, ठीक है, जहाँ पे फार्मर्स, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो है साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, और उसका पर्पस क्या होता है कि कुछ जो उसके फंक्शंस है, कुछ उसकी एक्टिविटीज उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब जो फार्मर्स का क्या काम है? प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करके कंज्यूमर तक पहुंचाने का के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज है उसको वो जो है कोऑपरेटिव एसोसिएशन या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू फुलफिल करता है। तो जब कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसान जो है इकट्ठा होकर अपने सामान को खुद ही मार्केट करते हैं, खुद ही कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। Marketing risk. Market risk also very important. Always asked in examinations. So it is very important. So how can it define it? Hardy, the scientist, has defined risk as uncertainty about the cost, loss or damage. आपको कॉस्ट, लॉस और डैमेज के बारे में आप अनसर्टेन है तो आप रिस्क कहेंगे उसको। आपको नहीं पता कि आपको लॉस होने वाला है, आपको नहीं पता कि आपको कितना कॉस्ट लगा है, कितना नुकसान होने वाला है, ठीक है, तो उसको रिस्क बोलते हैं। रिस्क इज इनहेरेंट इन ऑल मार्केटिंग ट्रांजेक्शन। हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर बहुत ही बायोलॉजिकल नेचर है, वैसे ही उसके किसी भी मार्केटिंग ट्रांजैक्शन पे जो है रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस आर नथिंग बट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन द मार्केट। Administered prices helps to provide necessities of life at fair prices to weaker section or poor section of the society। गवर्नमेंट कुछ कमोडिटीज का प्राइस फिक्सेशन का जो है कंट्रोल अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करे तो उसके जो है प्राइसेस बहुत हाई हो सकते हैं या अनकंट्रोल हो सकते हैं, जिससे कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, उसको जो है वो बेसिक या एसेंशियल कमोडिटीज या गुड्स नहीं मिलेगी, तो लाइफ को सर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे सीरियल्स का, व्हीट है, राइस, इनके दाम गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिक्स करता है, एमएसपी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि उसमें किसान या जो है ट्रेडर वो अपने मनमाने दाम जो है उससे वसूल ले, ऐसा नहीं होता है। एंटी डंपिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंटी डंपिंग क्या होता है? एंटी डंपिंग इज इंटेंडेड टू डिस्करेज द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ फॉरेन गुड्स एट प्राइसेस बिलो द डोमेस्टिक प्राइसेस और लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है इसको इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए इसको किया जाता है, और सेल ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशी गुड्स है उसको सस्ते प्राइसेस पे या जो डोमेस्टिक प्राइसेस है उससे भी सस्ते दाम पे बेचा जाता है, और लेस जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी सस्ते दाम पे बेचा जाता है, तो उसको एंटी डंपिंग एक्टिविटी बोलते हैं, एंटी डंपिंग बोलते हैं। एंटी डंपिंग क्यों किया जाता है? किसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए। जैसे आप सोच रहे हो कि चाइनीज बहुत सस्ता माल जो है मार्केट में इंडिया में लाके डंप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग एक्टिविटीज। कि हमारे देश में एक चीज, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ही 15 रुपीज है, लेकिन चाइनीज उसको जो है 10 रुपीज में मार्केट में बेच रहे हैं। दिस इज द एंटी डंपिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी सस्ता आप बेच रहे हो, क्योंकि आपको मार्केट में शेयर गेन करना है, आपको मार्केट को कवर करना है, कैप्चर करना है। फिर प्राइस ऑफ, मैंने भी बताया, जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है चीज़ें जो है गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो राशन कार्ड होल्डर्स को देता है, ठीक है। तो ये टर्म जो है डिफाइंड है अंडर द सेक्शन 24 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। और फिर प्राइसेस ऑफ के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है फूड कमोडिटी और नॉन फूड कमोडिटी जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है।
ये जो हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं या हम डिस्कस करें, तो पर्पज यही है कि ताकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर इसकी दूसरी वीडियो देखेंगे, तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, चीज़ें आपके लिए नई नहीं होगी। तो ये एक तरह से आपका वर्कआउट है, या हम कह सकते हैं कि ये एक वार्म अप है आपका, सो दैट कि यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। तो नेक्स्ट टर्म इज मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि जो मार्केट में इंटरमीडियरीज होते हैं या जो मिडिल मैन होते हैं, मेक सम प्रॉफिट टू रिमेन इन द ट्रेड आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म। मान लीजिए मार्केटिंग मिडिल मैन है, वो कॉस्ट ऑफ कोई भी काम कर रहे हैं, वो चाहे रिटेलिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट लगता है उसके अलावा उनको कुछ प्रॉफिट भी चाहिए होता है। ठीक है, तो जो सब कुछ प्रॉफिट होता है उसी को मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको मार्केट में बने रहने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। भाई अगर 15 रुपये का उसका कॉस्ट आ रहा है, तो उसको 5 रुपये और चाहिए ना, तो उसको मार्जिन बोलेंगे। मार्केट फंक्शनरीज क्या होता है? दीज आर द मार्केटिंग एजेंट्स और एजेंसीज। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई फर्म भी हो सकती है, मार्केट फंक्शनरीज या मार्केट एजेंसी भी बोलते हैं इसको हम। द ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक प्लेस थ्रू द चेन ऑफ मिडलमैन और फंक्शनरीज। भाई देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो किसान जाके जो है एंड कंज्यूमर को नहीं देता है, वो एक चेन के माध्यम से लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। उसमें जो है ट्रेडर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ये जो सब लोग होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं मार्केट फंक्शनरीज, मार्केट मिडिलमैन, मार्केट एजेंट्स। ठीक है, एक टर्म और है मार्केट इंटेलिजेंस। मार्केट इंटेलिजेंस जो है एक बहुत ही जबरदस्त चीज कह सकते हो आप उसको, कि वो एक तरह से मार्केट रिसर्च है। तो मार्केट इंटेलिजेंस इज द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द मार्केट। मार्केट के बारे में जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको मार्केट इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें मार्केट का ट्रेंड्स पता चलता है, मार्केट से कंपटीटर्स के बारे में पता चलता है, कस्टमर्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो उसमें मॉनिटरिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग इन डिटरमाइनिंग स्ट्रेटजीज इन एरिया सच एज मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट डेवलपमेंट। तो मार्केट के बारे में डिसीजन मेकिंग करने से पहले मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू जो है आप एनालिसिस करते हैं मार्केट को, कंपटीटर्स के बारे में जानते हैं, कस्टमर के बारे में जानते हैं, ट्रेंड्स कैसा है मार्केट, उसके आधार पर आप मार्केटिंग में जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस दो चीज आता है, एक मार्केट न्यूज और एक मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, वन इज मार्केट न्यूज एंड वन इज मार्केट इंफॉर्मेशन। ये सब क्या होता है हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग सेपरेटली। नेक्स्ट टर्म इज मार्केटिंग चैनल। जैसा कि एक हम डिस्कस किया कि कोई भी जो है प्रोडक्ट या कमोडिटी किसान के यहाँ से कंज्यूमर तक डायरेक्टली नहीं पहुंचती है, वो एक माध्यम से जाती है, एक रास्ते से जाती है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज अ रूट थ्रू विच ए प्रोड्यूस रीच टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जो एक प्रोड्यूस है, फार्म पे प्रोड्यूस होने वाला, चाहे वीट हो या राइस हो, वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने के लिए जो रास्ता अपनाता है, पहले वो मंडी जाएगा, मंडी से फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से वो कंज्यूमर के पास। तो इसी को हम चैनल बोलते हैं, मार्केटिंग चैनल। फिर एक होता है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। किसान ने हार्वेस्ट कर लिया, अब किसान हार्वेस्ट करने से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचने का जो खर्चा है, जो जो एक्सपेंसेस है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट इज नथिंग बट एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मार्केटिंग प्रोसेस। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन cost, labor charges, packaging charges, storage charges, processing cost, etc. Even some taxes also included in the marketing cost. तो इसको हम बोलते हैं marketing cost. Price spread is also important. Price spread is nothing but the difference between price paid by consumer and net price received by farmers. मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, हमको 1 kg वीट को खरीदने के लिए कंज्यूमर को पेमेंट करना पड़ता है 40 रुपीज। 40 रुपए जो है में हम 1 किलो वीट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमने एज ए कंज्यूमर कितना पेड किया? 40 रुपीज। बट जो फार्मर्स जो उसको प्रोड्यूस किया है, जिसने उसको पैदा किया है, उस फार्मर्स को नेट प्राइस कितना मिल रहा है? वो 20 रुपीज। तो जो दोनों का डिफरेंस है 40 माइनस 20, दैट इज द प्राइस स्प्रेड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज कोटा। कोटा क्या होता है? कोटा इज नथिंग बट ए government imposed trade restrictions. Quota means restrictions, limitations that limits the quantity or monetary value of goods that a country can import or export during a particular period. ये गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन है, गवर्नमेंट का एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आप इस क्वांटिटी से ज्यादा एक साल में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फॉरेन में, या इंपोर्ट नहीं कर सकते। या तो क्वांटिटी होगा कि भाई आप जो है इतने मिलियन टन, या उसकी मॉनेटरी वैल्यू कि आप 10 करोड़ से ज्यादा का माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो रेस्ट्रिक्शन इज नोन एज कोटा। फिर होता है टेरिफ। टेरिफ इज आल्सो अ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। जब हम किसी दूसरी कंट्री से एज अ ट्रेडर या एज अ बिजनेसमैन हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं, वहां से खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्स लगाती है। उस टैक्स को हम बोलते हैं टैरिफ। ठीक है, तो कोटा और टैरिफ में डिफरेंस है। कोटा एक लिमिटेशन है कि इस क्वांटिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। टैरिफ एक टैक्स है कि आप जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर आप इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क इज नथिंग बट
exclusively identifies a product as belonging to a specific company or recognizes the company's ownership of the brand. A trademark can be a symbol, word, a phrase that differentiates it from all other products of its kind. ट्रेडमार्क कुछ नहीं होता है, ये किसी भी कंपनी का एक सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है, वर्ड हो सकता है, या टैग लाइन हो सकता है जो उसको दूसरी कंपनी से अलग बनाती है। ठीक है, जैसे बीएसएनएल का एक पहले एक जो है एक लाइन चलता था, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। ठीक है, तो उसका क्या है, वो एक ट्रेडमार्क था जो उसको बाकी कंपनी से अलग बनाता है। तो ये उसका एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी, दैट इज बीएसएनएल। तो ये उसका एक प्रॉपर्टी हो गया, इसको आप आईपीआर बोल सकते हो। ट्रेडमार्क इज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय द रूल्स या बाय द अंडर द रेगुलेशंस। आप यूज नहीं कर सकते ट्रेडमार्क किसी दूसरे का, कानून आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज प्रोड्यूसर्स शेयर इन कंज्यूमर्स रुपए। प्रोड्यूसर्स मीन फार्मर शेयर इन कंज्यूमर्स रुपए। जो कंज्यूमर 1 केजी वीट के लिए 40 रुपीज पे कर रहा था, उसमें किसान का कितना हिस्सा है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपी। कि कंज्यूमर ने मान लो 1 रुपया पे किया किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें किसान के पास कितना पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं फार्मर शेयर या प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपी। It can be obtained dividing the net price received by producer by price paid by the consumer. जो किसान, जैसे मान लीजिए किसान को 40 रुपीज मिला, नहीं किसान को मिला 20 रुपीज, और आपको आपने कंज्यूमर के रूप में 40 रुपीज पेड किया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज आ जाएगा। कितना परसेंट जो है आपको एज ए फार्मर या एज ए प्रोड्यूसर मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए मार्केटियर, एज ए गवर्नमेंट, हम चाहेंगे कि प्रोड्यूसर का शेयर कंज्यूमर रुपीज में ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज वैल्यू चेन। वैल्यू चेन in agriculture is nothing. Value chain identifies the set of activities that brings a basic agriculture product from production field to final consumption, where at each stage value is added to the product. भाई वैल्यू चेन क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली जो है आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो फार्मर के यहाँ से जाता है कंज्यूमर के यहाँ पे। तो वो पहले मार्केट में जाता है, मार्केट में फिर होलसेलर को खरीदता है, फिर वो रिटेलर खरीदता है, फिर वो आपके पास जाता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू एड होता है। जैसे किसान के यहाँ ले गया, तो किसान से मंडी गया, मंडी में उसने जो है ग्रेड करके, होलसेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने ग्रेड करके और उसको अलग अलग साइज, अलग अलग पैकेज में पैक करके फिर उसको रिटेलर को बेचा। तो वहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड हुआ, वैल्यू ऐड हुआ, फिर वहां से गया रिटेलर के, रिटेलर ने फिर स्मॉल पैकेट में उसको डिवाइड किया, उसको कुछ और सफाई किया, उसका सॉर्टिंग किया, तो कुछ वैल्यू ऐड करके फिर उसने रिटेलर को बेचा। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू चेन। मीन्स एडिशन ऑफ वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू चेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक मॉडल ऑफ वर्किंग है, मॉडल ऑफ कोलैबोरेशन बोल सकते हैं, पार्टनरशिप का मॉडल बोल सकते हैं, जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के प्लेयर्स होते हैं, वो किसी काम को अंजाम देते हैं। तो बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो गवर्नमेंट अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिलके जो है वो काम करते हैं, उसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे आपको अगर मान लीजिए ट्रेन को स्टेब्लिश करना है, तो गवर्नमेंट अपना पूरा नहीं कर सकती, तो कुछ प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करती है, प्राइवेट को, वो इसमें इन्वेस्ट करके दोनों कुछ शेयर होता है, उसी आधार पे वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। वो काफी इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, 5+ मॉडल्स हैं इसके पीपीपी के, तो उस पर वो काम करते हैं। तो इसको भी अगर हम चैप्टर में अगर आए हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बट आपको जानना ये है कि व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब ऐसा पार्टनरशिप जिसमें कुछ प्लेयर्स गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, कुछ प्लेयर्स जो वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। Next, contract farming. Contract farming is nothing but it can be defined as agriculture production carried out according to agreement between buyer and farmers, which establish conditions for production and marketing of a farm products and products. तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो बायर्स होता है, यानी कि जो कंपनीज होती है, और प्रोड्यूसर यानी फार्मर होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम जो है ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, और इस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप खेती करके हमको माल दीजिएगा, हम खरीद लेंगे आपका। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फार्मिंग विच हैज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिजिकल रिस्क, जैसे मार्केटिंग रिस्क होता है वैसे फिजिकल रिस्क होता है, जिसमें आपका प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसका लॉस हो सकता है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, फायर हो सकता है, फ्लड आ सकता है, ट्यूब आ सकता है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है, जिसकी वजह से फिजिकल जो है क्वांटिटी, वो क्वालिटी वो कम हो सकती है, रिस्क पे है। प्राइस, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है मार्केट में, उसके हिसाब से रिस्क है, प्राइस बोलते हैं। फिर आपका स्पॉट और कैश ट्रांजैक्शन। जब मार्केट में हम किसी गुड्स को तुरंत पैसा देकर खरीदते हैं तो उसको स्पॉट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, या कैश ट्रांसफर देते हैं। पैसा दिया, माल लिया, दिस इज स्पॉट ट्रांजैक्शन। पैसा दिया, उसने माल लिया, कैश ट्रांजैक्शन।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने जैसे भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस टू डिलीवर और एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ कमोडिटी एट ए स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताते हैं कि आप दोनों पार्टी के बीच में जो बायर्स और सेलर होता है उसके बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आपको मैं इस क्वांटिटी का माल उस डेट को मुझे देना है, मुझे लेना है या मुझे एक्सेप्ट करना है। लेना और देना किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स क्या होता है? फीचर्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसमें एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन असेट्स एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। दो पार्टीज होती है, एक बायर होता है एक सेलर होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई उस डेट को हमको इस प्राइस पे इतना माल आप दे देंगे, यानी सेल करेंगे या आप खरीदेंगे इस रेट पे। वो प्री डिटरमाइंड टर्म्स कंडीशंस होती है, लेकिन माल का डिलीवरी जो है वो फ्यूचर में होता है, जबकि उसका क्वांटिटी प्राइस सब फिक्स हो जाता है पहले ही। उसको फीचर्स बोलते हैं। ठीक है। अब बात करें कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है। आपने नाम सुना होगा कि एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स का नाम सुना। ये बेसिकली कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं जहां पे हम किसी कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ है कमोडिटी, उसको बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। बेसिकली ये क्या होता है, कोई स्थान होता है, कोई प्लेस होता है या एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम किसी भी एसेट्स या किसी भी गुड्स का जो है बाइंग एंड सेलिंग करते हैं या उसके प्रोडक्ट्स का बाइंग और सेलिंग करते हैं। कमोडिटी एक्सचेंजेस इज अ प्लेस वेयर वेरियस कमोडिटीज और देयर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड। ये जहाँ पे शेयर मार्केट होता है बेसिकली, जहाँ कंपनी की सिक्योरिटीज को, कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, उसको बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। शेयर के अलावा कुछ कमोडिटीज भी जो है कमोडिटी एक्सचेंज में बेची जाती है, खरीदी जाती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल्स है। ठीक है, इस सब चीजों का भी खरीद होता है। नेक्स्ट है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब हर इंसान का अपने कुछ इंटेलेक्चुअल राइट्स भी होते हैं। जैसे मान लो किसी ने ट्रेडमार्क बनाया, किसी ने कोई बुक लिखा, किसी ने कुछ गाना गाया, ये जो है सबको गवर्नमेंट कानून के तहत उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको बोलते हैं। दीज आर द राइट्स एक्वायर्ड बाय एन ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी ने अर्जित किया है, किसी ने इसको एक्वायर किया है अपनी मेहनत से। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। जो इंसान अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से किस चीज को प्रोड्यूस किया है, इन्वेंट किया है, इजाद किया है, उसको बचाने के जो राइट्स होते हैं उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं बेसिकली। चाहे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ट्रेड बिटवीन टू नेशंस और मोर नेशंस इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड सिस्टम जहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ड्यूटीज नहीं है, कोई इम्पोर्ट लिमिटेशन नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड्स। गेट क्या होता है? ये एग्रीमेंट था, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इट इज ए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। डब्ल्यूटीओ के आने से पहले गेट ही फंक्शन में था, वही काम करता था जो इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर और गवर्न करता था। So this is all about the some important basic terms and conditions which is very important and useful in your this particular course. तो मुझे उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए, वो क्या होता है, आपको एक आइडिया मिला होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इट एनकरेजेस अस। ठीक है। तो और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो इट विल बी ग्रेट सपोर्ट टू अस। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये आपके लिए थैंक यू ऑल्सो। ये और हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, यूट्यूब में सब पे अवेलेबल है। आइए ज्वाइन करिए हमसे, हमको ज्वाइन करिए, हमसे कनेक्ट होइए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।